आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जीव विज्ञान शिक्षण पढ़ाऊंगा। तो पिछले वीडियो में हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताए थे। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है वाष्पोत्सर्जन। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो पाठ 9 है। पाठ का पाठ्यक्रम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन है क्या? पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में उड़ने को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकले उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। होता क्या है, क्योंकि इसको यहाँ वाष्प का उत्सर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है अतिरिक्त जल जो होते हैं वो पौधे से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, इसीलिए और भी वाष्प के रूप में, इसीलिए इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा बात यह है कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है इसमें क्या होती है, पौधे से जो होते हैं जल बाहर निकल जाते हैं। तो जल बाहर निकलना जो होते हैं पौधे से, यह तो अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन होता क्या है कि इसको वाष्पोत्सर्जन को पौधे में होना एक अच्छी बुराई माना गया है। अच्छी बुराई इसलिए माना गया है कि देखिए, जब जल वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं तो चूंकि ऊपर से जल को नीचे के जल को ऊपर से खींचा जाता है। जब नीचे का जल ऊपर की ओर आकर के पौधे के समस्त भागों में फैल जाता है तो पौधे में जो होते हैं तापक्रम जो होते हैं सामान्य रूप में बने रहते हैं। यानी गर्मी के दिनों में भी पौधे के नीचे जो होते हैं ठंडा महसूस होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होते हैं पौधे में चारों ओर जो होते हैं तापक्रम जो होते हैं वह एक समान रूप में बना रहता है। एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात, जल और खनिज लवण जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन के कारण ही, चूंकि ऊपर से खींचे जा रहे हैं जल, वह भी जो होते हैं खनिज लवण भी वह जाइलम से होकर के यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही वह पौधे के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। और भी होता क्या है कि वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं वो रसारोहण की क्रिया में भी सहायक होते हैं। इसलिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधे में एक अच्छी बुराई भी माना गया है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो होती है यह पौधे के वायवीय भाग जो भी हैं, जो बाहरी भाग, जो मृदा से बाहर के भाग होते हैं, उन भागों से जल को वाष्प के रूप में उड़ने को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन निम्न प्रकार का होता है। एक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं इस बात समझिए। यानी रंध्रों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचा द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और वात रंध्र द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र जो होते हैं पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में पत्तियों पर पाए जाते हैं, जो कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में होते हैं। तो यह अधिकतर तो क्या होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। जो रंध्र होते हैं यह पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अब इन्हीं रंध्रों से ही वाष्प क्या होते हैं, विसरित होकर वातावरण में चली जाती है। होता क्या है, निचली सतह इसलिए बात किया गया, जो द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती होती है उसमें निचली सतह में होती है। एक बीजपत्री पौधे की पत्ती में ऊपरी और निचली सतह दोनों में होते हैं, तो इसलिए अधिकांशतः जो होते हैं वो निचली सतह में होते हैं। तो बात इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पत्तियों की निचली सतह पर यह पाए जाते हैं और रंध्रों से वाष्प जो होते हैं विसरित होकर वातावरण चली जाती है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन, यानी अगर रंध्र के माध्यम से हो रहा है तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो लगभग 80 से 90% जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है वह रंध्र के द्वारा होती है। अब बात करते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, यानी उपत्वचा से होने वाले। उपत्वचा कहाँ पाए जाते हैं?
पत्तियों में चूंकि पत्तियों के बाहर की ओर जो होते हैं एक कोशिकीय स्तर पर दोनों सतह पर, पत्तियों की दोनों सतह पर, ऊपरी और निचली सतह पर एपिडर्मिस होती है, यानी बाह्य त्वचा होती है। बाह्य त्वचा पर ही एक और परत पाई जाती है जिसे उपत्वचा या क्यूटिकल कहते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है, परंतु कुछ पौधे में जल इनसे भी होकर वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन वातावरण चला गया, इसे क्या कहते हैं? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पौधे में बहुत कम, लगभग 3 से 9% होता। अब वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? यानी वातरंध्र द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्र जो होते हैं तनों में पाए जाते हैं। तो अनेक काष्ठी पौधे के तनों में वातरंध्र होते हैं, यानी वातरंध्र यानी हवा के आदान प्रदान करने वाले रंध्र, यानी जिनसे O2 CO2 का आदान प्रदान होता है। लेकिन कुछ जल वाष्प के रूप में इन वातरंध्रों द्वारा भी उड़ जाता है। तो इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन भी पौधे में बहुत कम, लगभग 0.1% होता। तो इस प्रकार से आपको हमने 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन बताया। अब बात करते हैं, तो अब इसमें रंध्री जो वाष्पोत्सर्जन है उसी की क्रियाविधि के बारे में इसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो अधिकांश वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ आपको जो भी टॉपिक है इसमें रंध्री वाष्पोत्सर्जन को पढ़ना है। तो रंध्री वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि कैसे होती है? तो अब चूंकि आपको हमने बताया कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्र उपस्थित होते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए कि मूल रोम द्वारा अवशोषित जल वलकुट यानी कार्टेक्स से होता हुआ जो है जाइलम वाहिकाओं एवं वाहिकाओं में पहुंच जाता है। क्योंकि जड़ें जो जल का अवशोषण करती हैं तो वह जल जाइलम से होकर के कहाँ पहुंचता है? वह तने से फिर उसके बाद पत्तियों में। क्योंकि जाइलम की वाहिकाएं और वाहिकाएं, क्योंकि वाहिकाएं एवं वाहिकाएं, वाहिका जो होती है जाइलम की मोटी नलिका, वाहिकाएं जो होती है पतली नलिका, उन्हीं से होते हुए जो होते हैं जल कहाँ पहुँचते हैं? तने से होते हैं पत्तियों तक पहुँचते हैं। तो यह वाहिकाएं जल को जड़ से पत्तियों की जाइलम कोशिकाओं में पहुंचाती हैं। इस कारण जाइलम कोशिकाओं का स्फीत दाब पर्णमध्योतक कोशिकाओं से अधिक हो जाता है। होता क्या है कि जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं पत्ती में, क्योंकि वाह्य त्वचा जो ऊपरी वाह्य त्वचा और निचली वाह्य त्वचा होती है पत्ती की, उन्हीं के बीच जो पत्ती के भाग होते हैं उसको पर्णमध्योतक कहते हैं। अगर चूंकि आपको पहले ही बता दिए थे कि जाइलम जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? संवहन बंडल में पाए जाते हैं, यानी वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं। जो संवहन पुल आपको दिखाए थे उसी में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। तो जल कहाँ पहुँचेंगे? जैसे ही जाइलम में पहुँचेंगे तो उसका स्फीत दाब जो होते हैं वह पर्णमध्योतक कोशिकाओं से अधिक हो जाता है। जब अधिक हो जाता है तो जल जाइलम कोशिकाओं से कहाँ पहुँचेगा? पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। तो यानी जल जाइलम कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं में अधिक हो जाता है, यानी कहने में अब इसलिए जल जाइलम कोशिकाओं से कहाँ पहुंचेगा? पर्णमध्योतक कोशिकाओं पहुंच जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं। इन अंतराकोशिकीय स्थानों में वायु भरी होती, तो जल पर्णमध्योतक कोशिकाओं से वाष्पीकरण के बाद अंतराकोशिकीय स्थानों में आ जाता है और रंध्रों से होकर वातावरण में पहुंच जाता है। अगर आप बात ध्यान देंगे तो रंध्रों से जल कहाँ से निकलता है? जो भी अंतराकोशिकीय स्थान है वहां से निकल रहा है। तो अंतराकोशिकीय स्थान में जल कहाँ से आया? जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं वहां से। अच्छा, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जल कहाँ से आया? जाइलम की कोशिकाओं से। अच्छा, जाइलम की कोशिकाओं से कहाँ से चला आया? जाइलम की वाहिकाओं और वाहिकाओं में। और जाइलम की वाहिकाओं और वाहिकाओं में कहाँ से पहुंचा? वह पहुंचा क्योंकि जो जड़ों में उपस्थित कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं वहां से। और जड़ों की कार्टेक्स कोशिकाओं में कहाँ से पहुंचा? वह जड़ों में उपस्थित मूल रोम द्वारा। मूल रोम में कहाँ से पहुंचा? और मृदा से। तो मृदा के केशिकीय जल जो होते हैं मूल रोम पर। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया कि जो लास्ट में जो जल होता है वह कहाँ से बाहर निकल रहा है? वह रंध्रों द्वारा। क्योंकि रंध्र कहाँ उपस्थित होते हैं? पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। तो आपको अब यही बात बताएंगे कैसे रंध्री वाष्पोत्सर्जन होता है।
तो आगे है रंध्र की संरचना, यानी अब रंध्र जो होते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर आप रंध्र बताएंगे, यानी रंध्र की संरचना होती कैसी। तो आप फिगर में देख रहे हैं कि रंध्र की संरचना में होता क्या है कि दो अर्धवृत्ताकार, एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे और एक यहाँ पर, तो इनको हम अर्धवृत्ताकार कहें, चाहे किडनी के आकार की, चाहे सेम के बीज की आकृति की भी बोल सकते हैं। तो यह क्या होती है, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, यानी कहने में जो रंध्र बने होते हैं दो रक्षक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, एक यह एक यह। या तो हम आप कह सकते हैं कि जो रंध्र होते हैं वो सीम के बीज की आकृति के दो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। तो यह चारों ओर से क्या होती है, सहायक, चूंकि जो वाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं जो इसके चारों ओर पाई जाती हैं उनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। यह जो है यह वाह्य त्वचा की ही कोशिकाएं होती हैं जो रंध्र के चारों ओर स्थित होती हैं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो जो ये रक्षक कोशिकाएं होती हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनको जैविक कोशिकाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य में केंद्रक होते हैं, इसके अतिरिक्त इसमें हरित लवक होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण भी इसमें होता है। अच्छा, एक बात और होता है कि जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं इनकी बाहरी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और भीतरी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि जो रंध्र होते हैं वह रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं, या इनको गार्ड सेल बोलते हैं, या इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो दो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं यह अर्धवृत्ताकार या किडनी की आकृति की या सेम के बीज की आकृति की होती है। इन्हीं दोनों कोशिकाओं के मिलने से जो बीच में गैप हो रहा है, जो अवकाश बचता है, इसी को रंध्र कहते हैं। यानी दो रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्र का निर्माण होता है। तो अब इसकी जो बाहरी भित्ति होती है प्रत्येक रक्षक कोशिका की पतली, भीतरी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। यह जीवित कोशिकाएं होती हैं, इनको जैविक कोशिकाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जीवद्रव्य होते हैं, एक केंद्रक होता है, और जो होते हैं हरित लवक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त वाह्य त्वचा, इस रंध्र के चारों जो वाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो हम आपको फिगर में रंध्र की खुली अवस्था और रंध्र की बंद अवस्था और रंध्र की खुली अवस्था दोनों को दिखाए हैं। तो कैसे रंध्र खुलता है और कैसे बंद होता है, इसकी क्रिया विधि के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि। रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, इस बात पर चलते हैं। तो अब जो अच्छा बात यह है कि रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो रंध्र जब स्फीत अवस्था में आते हैं, यानी कहने में कि इसमें जब जीवद्रव्य अत्यधिक मात्रा में या जल जब भर जाते हैं तब तो रंध्र खुल जाते हैं। और जब स्लथ अवस्था में आते हैं, यानी लैक्सिड अवस्था में आते हैं, यानी सिकुड़ी हुई अवस्था में आते हैं, तब क्या होते हैं कि रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। यानी स्फीत अवस्था में रंध्र खुले होते हैं और स्लथ अवस्था में क्या होते हैं, यहाँ रंध्र बंद। यानी कहने में जो रक्षक कोशिका की स्फीत अवस्था होती है, इस अवस्था में रंध्र खुल। यहाँ पर हम आपको कंडीशन रक्षक कोशिका की स्फीत अवस्था दिखाए हैं। यह क्या होती है, यह स्फीत अवस्था होती है। इस स्फीत अवस्था में रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। और जो स्लथ अवस्था होती है, यहाँ पर स्लथ अवस्था दिखाए हैं, इस स्लथ अवस्था में क्या होते हैं, रंध्र जो होते हैं बंद होते हैं। अब कोशिका की स्फीत अवस्था और स्लथ अवस्था होती कैसे है, इस बात पे केयर करते हैं कि कब स्फीत अवस्था होती है और कब स्लथ अवस्था होती है। तो बात अब इसमें है कि स्फीत अवस्था में परिवर्तन, यानी कहने में जो हमने आप बताया कि रंध्र की स्फीत दशा और स्लथ दशा, यानी स्फीत अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो जो रक्षक कोशिका के स्फीत परिवर्तन जो होते हैं उनके परासरण दाब पर निर्भर करता है। यानी अब जो परासरण दाब पर ही रक्षक कोशिकाओं की स्फीत में परिवर्तन जो होते हैं उनके परासरण दाब पर ही निर्भर करता है। यानी परासरण दाब बढ़ेगा जिससे तो रक्षक कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएगी, परासरण दाब घटेगा तो रक्षक कोशिका जो होती है स्लथ अवस्था में आ जाएगी। तो परासरण दाब बढ़ने पर आसपास की सहायक कोशिकाओं से परासरण क्रिया द्वारा पानी जो होते हैं इस रक्षक कोशिका में आ जाएगा। क्योंकि जब परासरण दाब बढ़ता है, होता क्या है, यहाँ से जैसे जल बाहर निकल गया, जब जल बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर परासरण यानी सांद्रता अधिक हो गई,
तो सांता जो होते हैं इस रक्षक कोशिका के अधिक हो गई तो यानी पराशरण दाब बढ़ गया, यानी पराशरण क्रिया जरूरी हो, पराशरण यानी पराशरण क्रिया में क्या होती है, कम सांता से अधिक सांता की ओर। तो जल जो होते हैं यहाँ से पहुँच जाएंगे यहाँ रक्षक कोशिका में। जब रक्षक कोशिका में पहुँच जाएंगे तो यह स्फीत अवस्था में आ जाएगी। तो इसमें जब स्फीत अवस्था में आ जाएगी तो भीतर की जो मोटी भित्ति होती है, अब जिसे बाहर की भित्ति क्या होती है, ये पतली होती है, तो भीतर की मोटी भित्ति जो होती है बाहर की ओर फूलने के कारण रक्षक की कोशिकाओं के अंदर घुस जाती है और रंध्र खुल जाता है। तो जो मोटी भित्ति होती है जिसे बाहर की ओर खुली, तो यह रक्षक कोशिका के अंदर ही घुस गई। जब रक्षक कोशिका के अंदर घुस जाती है तो रंध्र खुल जाता है। और पराशरण दाब घटने पर क्या होता है, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक कोशिका द्वार कोशिका भी कहते हैं, इनसे जस्ट उल्टा काम हो रहा है। क्योंकि यह कंडीशन आप जानते रहिए दिन में होता है। रात्रि में क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर पराशरण दाब कम हो गया क्योंकि जल का वाष्पोत्सर्जन तो हो नहीं, जल बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो यहाँ से जल फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, सहायक कोशिकाओं में चले जाएंगे। तो पराशरण दाब घटने पर द्वार कोशिकाओं जल पड़ोसी कोशिकाओं में चले जाएंगे, सहायक कोशिकाओं, तो यह स्लथ अवस्था में आ जाएगी, यानी कहने में सिकुड़ जाएगी। और रंध्र क्या होते हैं, बंद हो, यानी जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वही बात अब आगे चलते हैं। दिन के समय जब संपूर्ण CO2 कोशिका में प्रकाश संश्लेषण में समाप्त हो जाता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है प्रकाश संश्लेषण समाप्त हो जाता है दिन के समय, तो माध्यम क्या होते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। जब क्षारीय हो जाता है तो pH बढ़ जाता है और संचित मंड ग्लूकोज में बदल जाते हैं। जो मंड होते हैं किसमें परिवर्तित है, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार इन कोशिकाओं का जो रिक्तिका रस होता है और अधिक गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो गया तो पराशरण दाब क्या होता है, बढ़ गया। आसपास की सहायक कोशिकाओं द्वारा जल कोशिकाओं में आता है। यहाँ सांता अधिक होने से जल जो होते हैं इसमें आ गए, तो जिससे जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो स्फीत हो जाती है और रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। लेकिन रात के समय क्या होते हैं, जब कोशिकाओं प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है और CO2 की मात्रा क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो माध्यम क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी pH मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तब कोशिकाओं में जो उपस्थित शर्करा होती है वह मंड में बदल जाएगी। वहां पर क्या हुआ था कि मंड ग्लूकोज में बदल गए, और यहाँ पर क्या होता है, शर्कराएं जो होती है मंड में बदल जाती है। इन कोशिकाओं से जो होते हैं जल कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो यानी सहायक कोशिकाएं पहुँच गए। तो इससे क्या होती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है और रंध्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना अवस्था, यानी जब रंध्र खुलते हैं तो जल का वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, जब रंध्र बंद अवस्था में होते हैं तो जो है जल का वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं कम होता है। अब हम आपको दिखाएंगे वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन का प्रयोग। तो एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है कि पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन का प्रयोग आपको यहाँ पर हम दिखाए हैं। तो अब इसके प्रयोग के लिए क्या करते हैं कि एक जो होते हैं बड़ा सा बेल जार ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक जो होते हैं अच्छी तरह जल से सींचा हुआ गमले का पौधा ले लेते हैं। ये जो गमले में लगा हुआ पौधा ले लेंगे और इसमें जल से अच्छी तरह सींचा हुआ पौधा रहता है। अब गमले को एक पॉलीथीन या रबर की चादर से लपेटकर इस प्रकार से ढक देते हैं कि गमले की जो नम मिट्टी से जल का वाष्पोत्सर्जन न हो सके। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर भी नम मिट्टी होती है और जल जो होते हैं अगर ज़्यादा प्रकाश पड़ती है तो मिट्टी में भी उपस्थित जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। इसलिए क्या किया जाए कि इसको एक पॉलीथीन से इस गमले को इस प्रकार से ढक देते हैं कि जल जो होते हैं इस मिट्टी में उपस्थित जल का भी वाष्पोत्सर्जन न हो सके। अब इसके बाद क्या करें कि एक कांच की प्लेट पर इस गमले को रख करके कांच की प्लेट ले लीजिए और इस गमले को इस पर रख देते हैं, यानी पहले इसके गमले को बांध देते हैं पॉलीथीन की चादर से, फिर इसके बाद कांच की प्लेट पर इसको गमले को रख देते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं कि इस गमले को जो बेलजार लिए रहते हैं उससे क्या करते हैं, ढक देते हैं।
गमले सहित जो पौधे को बेलजार से पूरी तरह से ढक देते हैं। और बेलजार और कांच की प्लेट के बीच जो दरार रहती है यहाँ पर, उस दरार पर क्या किया जाए, वैसलीन या ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि नम हवा जो होती है बेलजार के अंदर न प्रवेश कर सके। और फिर इसके बाद जो पूरे उपकरण को क्या किया जाए कि कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद कि बेलजार की भीतरी जो दीवार होती है, इस दीवार पर जलवाष्प की एक पतली तह बन जाती है, एक पतली सी तह बन जाएगी। और कहीं कहीं पर जल जो होते हैं संघनित होकर यानी घने के रूप में होकर के वह बूंद के रूप में भी एकत्रित हो जाती है। और यह जल ही जो होते हैं जो यहाँ पर बूंद के रूप में एकत्रित हैं, यही जल जो होते हैं अगर मान लीजिए बेलजार न होता तो वाष्प के रूप में यह क्या होते हैं, बाहर निकल जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधे जो होते हैं कि वायु भागों से, पौधे के वायु भागों से ही जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा प्रयोग है। इसके प्रयोग में क्या किया गया, गमले सहित पौधे को ले लिया गया। अब इस गमले को एक पॉलीथीन की चादर से जो होते हैं ढक दिया गया, क्योंकि यहाँ गमले में चूँकि अब इसमें जो पौधे है इसको क्या किया, जल से अच्छे तरीके से सींचा हुआ गमला सहित पौधा है। अब पॉलीथीन से इसलिए ढका गया क्योंकि जो होते हैं जल जो होते हैं वो उड़ने न पाए वाष्प के रूप में इस गमले में उपस्थित जल। अब क्या किए कि एक कांच की जो होते हैं प्लेट पर इसको रख दी और फिर बेलजार से ढक दिए। तो बेलजार के जो किनारे के भाग होते हैं जो कांच प्लेट पड़े हुए हैं उसको क्या किए, पूरे वैसलीन से या ग्रीस लगा देते हैं। जो भी दरार यहाँ पर हुई बची थी फिर लगा देते हैं। फिर कुछ समय के लिए क्या करते हैं, इस उपकरण को जो होते हैं रख देते, छोड़ देते हैं। अगर धूप में रखते हैं तो ज़्यादा जल तेज़ी के साथ जो होते हैं जल की बूंद की परतें दिखाई देंगी, यानी जो भी जल की परतें यहाँ ऊपर और दिखाई देती हैं वह तेज़ी से यानी शीघ्रतापूर्वक दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो होते हैं जल की, यानी अब इस पर स्पष्ट हो रहा है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो होते हैं जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। तो हम जो है आज आपको इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताएं और वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के बारे में बताएं, क्रिया भी, जिसमें हम आपको रंध्र के खुलने और रंध्र के बंद होने की अवस्था का भी बात बताएं और वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन के प्रयोग भी दिखाए। आशा करते हैं आपको यह जो है आज का वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और अच्छे से आपको यह जो है तैयार भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको जो है पादप गतियाँ के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।